हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को थ्रू प्योर रेजिस्टेंस पास कर रहे हो तो जो करंट आएगा उसका विद अप्लाइड ईएमएफ क्या फेज रिलेशनशिप है, या अगर आप उसको कैपेसिटर में से पास करते हो तब क्या फेज रिलेशनशिप है, और अगर आप इंडक्टर में से पास करते हो तब क्या फेज रिलेशनशिप है। वो तीनों की इंडिविजुअली अलग अलग बात की थी। मैंने क्या कहा था, वो अलग अलग बात की थी। आज मुझे उनका कॉम्बिनेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक आरसी या सीआर सर्किट की बात करते हैं, एक आरसी सर्किट की बात करते हैं। मींस एक सर्किट वो है जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, उसके अक्रॉस मैंने ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दी है। कौन सी भाई? ये वाली जो पहले लगाई थी मैंने लास्ट लेक्चर में, अक्रॉस प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टेंस, वो लगा दी मैंने। चलो ये रेजिस्टेंस आर है और ये कैपेसिटर सी है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे मैंने, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, जब मैंने आरसी सर्किट की बात की थी डीसी करंट के लिए, वहां मैंने क्या कहा था, करंट राइजेस स्लोली और कुछ टाइम के बाद जाके वो आपका कांस्टेंट करंट पास करता है जो आपको चाहिए होता है फर्दर कैलकुलेशन के लिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट। इन द सेम वे ओवर हियर आल्सो, शुरू में तो करंट बड़ा कंप्लेक्स होगा, उसको पता ही नहीं, मैंने मतलब यहां तो मुझे वेरिएशन मैंने स्टडी की है, इसको नाम दिया मैंने ट्रांजिएंट करंट, लेकिन यहां तक वो भी स्टडी नहीं कर सकता। दैट इज ए वेरी कंप्लेक्स मैटर। आफ्टर सफिशिएंट टाइम जाके आपकी एक ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेगा। अब ये जो ऑल्टरनेटिव करंट पास करेगा मुझे, अब वो जो है वो इसके साथ फेज में भी हो सकता है और आउट ऑफ फेज भी हो सकता है। मींस कुछ फेज रिलेशनशिप भी हो सकती है और वो 5-0, और मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। आज वही डिस्कस करना है कि वो जो करंट यहां से पास करेगा उसका इस ईएमएफ के साथ क्या फेज रिलेशन होगा। आर यू गेटिंग मी? मैंने क्या कहा है आपको कि जब मैंने वहां डीसी सर्किट में बात की थी, ये मैं बात पढ़कर आया हूं डीसी सर्किट की, जब मेरे पास एक डीसी सर्किट में मैंने जैसे ही की को इंसर्ट किया था तो मैंने ये कहा था करंट राइजेस स्लोली। इन द सेम वे ओवर हियर आल्सो, जब मैंने क्या कहा, जब भी आप सोर्स लगाओ, यहां सोर्स ऑन ऑफ की बात करते हैं या करंट लगाने, पर जब सोर्स आपने इसके क्रॉस लगा दिया तो शुरू में करंट का बिहेवियर जो है विल नॉट बी सो सिंपल, वेरी कंप्लेक्स। आफ्टर सफिशिएंट टाइम वो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेगा। अब वो जो करंट पास कर रहा है ऑल्टरनेटिंग, उसको मुझे चेक करना है उसका ईएमएफ के साथ क्या फेज रिलेशन होगा। वहां तो मैंने बता दिया कि प्योर रेजिस्टेंस में कोई फेज रिलेशनशिप नहीं है। अगर कैपेसिटर की बात कर रहे हो तो फेज उसका कितना है, 90 डिग्री आगे है करंट, और अगर आप इंडक्टर की बात कर रहे हो तो 90 डिग्री पीछे था। अब यहां मुझे बताना है आज। अगर कहते हैं यहां बताना है तो कोई बात नहीं, कहता यहां भी बता देते हैं। सॉरी, अब जो करंट पास करेगा, मुझे प्योर रेजिस्टेंस में से मालूम है वो कैसे पास करता है। अगर मैं प्योर रेजिस्टेंस की बात करूं तो उसकी मैं अगर वेक्टर डायग्राम बनाऊं तो ये बनाई थी मैंने कि इधर कोई करंट फ्लो करेगा, इधर कोई आपका ईएमएफ फ्लो करेगा। अगर प्योर कैपेसिटर की बात कर रहा था तो मैंने कहा था जो करंट है आपकी इधर को, क्योंकि इधर कोई वोल्टेज थी, अप्लाइड ईएमएफ के अक्रॉस 90 चला जाएगा, दैट इज 1/c ओमेगा। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, थोड़ा सा ध्यान हो, या चलो तीनों बना देता हूं यहां पे मैं। अगर मैं प्योर रेजिस्टेंस की बात करता हूं ताकि मुझे इनको सॉल्व करने में आर्टिकल्स को थोड़ा सा कंफर्टेबल रहूं मैं, तो मैंने ये अप्लाई किया था और मेरे पास करंट आ गया था, ये अप्लाइड था और ये रिजल्ट आ गया था। अगर मैं प्योर कैपेसिटर की जब मैंने बात की थी, राइट बच्चा जी, ये मैंने अप्लाई किया था, जो आया था उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा ताकि थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल रहे, क्लैरिटी रहे मुझे चीजों की। ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 यहां भी ऊपर लिख रहा हूं मैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक हो गया। थर्ड केस क्या था, अगर मेरे पास इंडक्टर था बच्चा जी, मैंने ये अप्लाई की थी और मेरे पास ये -π/2 से पीछे चला गया था। कोई डाउट आपको? यही काम किया था। फिर वहां मैंने एक इनकी रेजिस्टेंस वाली वेक्टर डायग्राम प्लॉट की थी। मैंने कहा था ये आर अगर अलोंग एक्स एक्सिस है, इधर कोई ईएमएफ है, और अगर यहां पर क्या होगा, मुझे क्या लग रहा, करंट कहां चला गया, ऊपर को चला गया, देखो π/2 से आगे चला गया। तो मैंने डायग्राम आपकी ये बनाई थी,
ठीक है, और यहां डायग्राम मैंने ये बनाई थी, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो लास्ट लेक्चर का, तो ये ईएमएफ और ये रेजिस्टेंस मींस ईएमएफ के 90 के एंगल के ऊपर चेक कर लो। ये मैंने वेक्टर डायग्राम बनाई थी। आज मैंने पहले प्योर रेजिस्टेंस की बात कर ली, उसको दोनों को जो अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट चलेगा, दोनों लगा रखे सीरीज में, दो वेक्टर ऐड कर रहा हूं आज मैं। अब इसको सॉल्व करने के थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा मुझे। अगर तो मैं इन वेक्टर को मैं कैसे ऐड करता हूं, यही मेरा फॉर्मूला था वेक्टर को ऐड करने का। ये क्या आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा जेड, इसको आज हम बोलेंगे इंपीडेंस ऑफ सर्किट। तो क्या बोलेंगे, एक तो एक नया नाम आ गया जेड, वो कितनी वैल्यू होगी उसकी, आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर अंडर द रूट। पहली बात तो ये है। व्हाट इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट, फाई आ जाएगा। व्हाट इज टेंजेंट फाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1/c ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। एक तो तरीका ये है भाई, वेरी सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग फेज एंगल एंड नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस मींस रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस को मिला के उसको नया नाम दे दिया मैंने इंपीडेंस। कोई डाउट उसके अंदर? अब एक तो मैंने इनको यूज किया। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने एक और डायग्राम बनाई थी, वो बनाई थी वोल्टेज वाली। उसमें क्या कहा था मैंने, यहां पर वोल्टेज दिया, अभी ये कहां चला गया, करंट आ गया तो वोल्टेज पीछे है, यही बताया था मैंने वहां पर भी। या इसको भी यहां ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो यहां पर तो मेरे पास यही ईएमएफ था और यही करंट था। अब यहां पर क्या था जी, इसका ईएमएफ मैंने फिर आपको याद हो उसको VCO लिखा था, कैपेसिटर के अक्रॉस पीक वैल्यू, और ये आपका जो मैंने लगा रखा था ईएमएफ अप्लाइड थी। ऐसे यहां पर एक और बनाई थी मैंने, और यहां मैंने इसको ऊपर बनाया था, थोड़ा सा अंदर बना लेता हूं उसको मैं। यहां मैंने ऐसे VL,O बनाया था, और ये मेरे क्या थी, अप्लाइड ईएमएफ थी। या इसको करंट बना दो, करंट के हिसाब से एक ही बात है, करंट बना दो, यहां पर एक ही बात है करंट। तो फिर मैं इसको यहां पर VRO भी लिख सकता हूं, VR ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात, तो कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। कि पीक वैल्यू अक्रॉस रेजिस्टेंस और ये करंट दोनों सेम फेज में है। पीक वैल्यू अक्रॉस कैपेसिटर और करंट आउट ऑफ फेज है, 90 का फेज है। कैपेसिटर के क्रॉस अब करंट आगे है या वोल्टेज पीछे है, एक ही बात है। देखो ना, ये पीछे है वो आगे है, तो अगर मैंने इसको प्राइमरी मान लिया तो ये पीछे चली गई, ये पीछे चली गई। यहां पर करंट पीछे, वोल्टेज आगे है, तो अगर मैंने उसको प्राइमरी मान रही है तो वोल्टेज आगे चली गई, एक ही बात है। लेकिन साथ में छोटी छोटी बातें और ध्यान रखनी है मुझे। एक चीज और अगर याद हो आपको, मैंने भी क्या वर्ड यूज किया है कि जब ये पास करेगा आफ्टर सम टाइम ये ऑल्टरनेटिंग होगा, आफ्टर सफिशिएंट, नॉट सम टाइम, आफ्टर सफिशिएंट टाइम ये ऑल्टरनेटिंग बन जाएगा। अब इसकी कुछ पीक वैल्यू होगी, वो फ्लो कर रहा करंट यहां से। व्हाट इज ड्रॉप ओवर हेयर, क्या होगा वो, VRO मींस पीक वैल्यू। क्या होगा, वो जो करंट की पीक वैल्यू होगी और जो रेजिस्टेंस है, जो भी करंट की पीक वैल्यू होगी, ये जो बना है अभी आपका। ऐसे ही व्हाट विल बी योर VLO, दैट विल बी I0 इंटू L ओमेगा, सॉरी अभी कैपेसिटर चल रहा पहले, तो 1/c ओमेगा या XC, एक ही तो बात है बच्चा जी। अगर मैं ये वाले डायग्राम से काम करना चाहता हूं, इस डायग्राम से जो नीचे बनाई है मैंने, तो ये मेरे पास क्या है बच्चा जी, VRO है, और ये मेरे पास बच्चा जी VCO है। VRO मींस पीक वैल्यू, VR0 भी बोल देते हैं, VRO भी अब तो अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, अपने अपने ईज के अकॉर्डिंग है। आप चाहे इसको VR0 बोल दो, इसको VC0 बोल दो, आपकी मर्जी है, चाहे VRO बोल दो, आपकी मर्जी है। अब यहां पर नेट वोल्टेज क्या आएगी, वो ये आ जाएगी भाई नेट वोल्टेज। उसको क्या बोला मैंने आज, नेट वोल्टेज, VO पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या व्हाट इज नेट वोल्टेज, उसको आप एप्सिलॉन नॉट भी कर सकते हो भी। सबका कंबाइंड को मैं नाम, अब मैंने यहां पर ये मान लिया है कि जो मेरी अप्लाइड है वो ये है, जो अक्रॉस ड्रॉप है वो ये वाले नाम है। आपकी मर्जी है, चाहे VA लिखो या एप्सिलॉन नॉट लिखो, क्योंकि मैं इसको एप्सिलॉन नॉट लिखो, ये टोटल जो अप्लाइड है। अब ये टोटल आ गया ना बेसिकली, क्योंकि मैंने यहां क्या मान लिया कि करंट मेरा, मैंने करंट को बेसिक मान लिया। अब एंगल फाई ये बनेगा बच्चा जी, इसको मैं आराम से लिखता हूं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट।
अब यहां से क्या निकलेगा आपके पास? एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। तो व्हाट विल बी एप्सिलॉन नॉट? क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, वी आर ओ स्क्वायर प्लस वी सी ओ स्क्वायर अंडर द रूट। व्हाट इज वी आर ओ? यहां वैल्यू पुट कर लो। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स सी मीन्स 1/c ओमेगा का स्क्वायर अंडर द रूट। आई नॉट बाहर आ जाएगा, तो अब साइलन नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा का स्क्वायर। व्हाट इज पीक ईएमएफ बाय पीक करंट? वो नेट सर्किट का रेजिस्टेंस बन जाएगा, मींस आपका इंपीडेंस ऑफ सर्किट बन जाएगा। अब इंपीडेंस निकालने के मैंने आपको दो फार्मूले बता दिए। एक तो मैंने बताया वेक्टर डायग्राम रेजिस्टेंस वाली, एक मैंने बताया वेक्टर डायग्राम वोल्टेज वाली। दोनों से रिजल्ट तो सेम आ रहा है, चेक कर लो, चेक करो, रिजल्ट तो सेम आ रहा है। बट एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, अगर आपने वेक्टर डायग्राम बनाई है तब आप कह रहे हो मेरा करंट जब वो आगे है 5 फेज से। अगर आपने वोल्टेज डायग्राम बनाई है तो आपने कहना मेरी वोल्टेज पीछे है करंट से। यह चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और अगर आपको याद हो, मैंने यहां यही बताया था कि अगर आपको ईएमएफ दी हुई है और आप करंट निकालने की बात कर रहे हो तो वेक्टर डायग्राम रेजिस्टेंस वाली निकालो, क्योंकि यहां पर करंट का फेज आएगा विद अप्लाइड ईएमएफ। और अगर आपको करंट दिया हुआ है और आपने वोल्टेज का फेज निकालना है तब डायग्राम ये वाली यूज करना। और मैंने आपको यही दिखाया है, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। बट यू हैव टू बी कंसेप्चुअली क्लियर कि मुझे डायग्राम कौन सी यूज करनी है। और वहां पर यह भी हो सकता है कि आपको सपोज फेज तो निकालना अपने करंट का, आप डायग्राम ये यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये प्लस माइनस का जो खेल है ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब मैंने ये आर्टिकल किए थे, मैंने इनके अंदर करंट का फेज बताया था, अप्लाइड ईएमएफ दी हुई थी। मैंने कहा तो यहां मैंने करंट का फेज बताया है, सॉरी वोल्टेज का फेज बताया है करंट के हिसाब से। तो यहां मैंने करंट को प्राइमरी माना है, वोल्टेज को बता दिया। ऊपर वाले मैंने वोल्टेज को प्राइमरी, वोल्टेज में से ईएमएफ को प्राइमरी माना है और करंट का फेज बताया था। तो यहां पर दोनों काम किए हैं। पहले मैंने ईएमएफ को प्राइमरी मान लिया और आपके करंट का फेज बनाया, ये डायग्राम आ गई। अब मैंने क्या कहा, यहां सब कुछ ये बन गया। तो यहां इसकी बात करते हैं, तो यहां पर भी क्या करेंगे, इस करंट जो करंट आ रहा है, आपने कहा था ये आफ्टर सम टाइम ऑल्टरनेटिव करंट फ्लो करेगा, उसकी कुछ पीक वैल्यू भी होगी साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मुझे नहीं पता वो +-5 के आगे या पीछे, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पीक वैल्यू तो उसकी है। तो व्हाट विल यू ड्रॉप ओवर हियर, आई नॉट आर। व्हाट विल बी ड्रॉप ओवर हियर, आई नॉट एक्स सी। ये तो ड्रॉप होगा, वो मैंने इसमें फिर मैंने वो लेके बता दिया आपको। चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो आपको तो। अगर आपको फेज निकालना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला दोनों में सेम आ रहा है। इंपेडेंस निकालना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला दोनों में सेम आ रहा है। लेकिन जब फेज को बताना है तब मुझे अपनी डायग्राम को फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे उसने अप्लाइड ईएमएफ दी है, करंट का फेज बताना है, या करंट दिया है, ईएमएफ का फेज बताना है। वो मुझे फिक्स करना पड़ेगा। वो मुझे विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आ जाएगा, वो मुझे विद प्रैक्टिस न्यूमेरिकल के अंदर क्लियर हो जाएगा। यहां कोई डाउट हो बच्चों? तो मैंने पहला काम किया आपका बिल्कुल सिंपलेस्ट, मैंने ईएमएफ अप्लाइड थी और करंट का फेज बता दिया कि करंट आपकी ईएमएफ से आगे, करंट आगे होगा या ईएमएफ पीछे होगी। इस फिगर को देख लो, यहां ईएमएफ पीछे चल रही है मेरी। मैंने कहा भी जो करंट है पीक वैल्यू है, चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? तो ये मैंने किया है आपका अप्लाइड ईएमएफ के हिसाब से, और ये सारा मैंने किया है करंट के हिसाब से कि मैंने पहले एक पीक वैल्यू ऑफ करंट मान ली, वो कुछ ड्रॉप यहां भी आएगा, कुछ ड्रॉप यहां पर ही आएगा। अब अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा तो ये मेरा वीआर होगा करंट के फेज के अंदर, और ये मेरा वीसीओ होगा। कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा ड्रॉ किया हुआ, तो बिल्कुल दे आर वेरी मच राइट, कोई गलत, लेकिन मैंने उसको आपको मतलब कोशिश की है थ्रू मैथमेटिक्स भी समझा पाऊं। तो वहां ये मिलेगी, जब वीसीओ की बात करेगा तो ऐसे बनाएगा उसको। तो क्योंकि जब करंट इसने कहा कि सीरीज में लगा रखे हैं, करंट दोनों में से सेम पास करेगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल पास करेगा। लेकिन जब मुझे इसका फेज दे दिया, उस करंट का फेज नहीं पता भी मुझे कितना है, लेकिन पीक वैल्यू ऑफ करंट तो सेम होगी ना दोनों। तो पीक वैल्यू के हिसाब से ये दोनों की पीक वोल्टेज है।
क्योंकि फेज मुझे अभी पता नहीं है, तो मुझे पता लग गया, ये ड्रॉ कर ली मैंने। तो व्हाट इज वी आर ओ, आई नॉट आर, ये रहा। व्हाट इज वी सी ओ, आई नॉट सी ओमेगा, ये रहा। तो व्हाट इज ई नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट बाई आई नॉट, ये आ गया। यहां से फिर वही सेम इंपेडेंस आ गया। टेंजेंट फाई प्लॉट करोगे, चेक कर लो, वही तो होता है, दिस अपॉन दिस। तो अब टेंजेंट फाई भी यहां प्लॉट कर दो, मैंने निकाला नहीं है, यहां टेंजेंट फाई भी निकाल देता हूं। तो टेंजेंट फाई क्या आएगा भाई आपका, चेक कर लो, वी सी ओ बाय वी आर ओ। तो टेंजेंट फाई क्या आएगा, आई नॉट 1 अपॉन सी ओमेगा डिवाइडेड बाय आई नॉट आर। तो सॉल्व करके क्या बन जाएगा, वही तो बन जाएगा ये 1 अपॉन सी ओमेगा बाय आर, जो ऊपर निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है। लेकिन मैंने क्या कोशिश किया कि जब मैं काम कर रहा हूं तो आई शुड बी क्रिस्टल क्लियर, मेरे दिमाग को कोई डाउट ना हो कि यार मैंने ये क्यों बना दिया। अगर ये दिया हुआ है, आपने कहा भी मैं तो इसी पे स्ट्रिक्ट करूंगा, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं मैं कहीं स्ट्रिक्ट नहीं करता, मैं तो उससे भी निकाल दूंगा, ये डायग्राम। बस आपको बताते हुए क्लियर करना पड़ेगा, ये ईएमएफ आपकी वोल्टेज की आ रही है, वोल्टेज को जो आपको दी हुई थी इतने एंगल से पीछे चली जाएगी। यहां पर जो वोल्टेज के हिसाब से करंट आपका आगे चला जाएगा। वोल्टेज पीछे जाना मींस करंट आगे हो गया है, तो यहां आपको भाषा यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि फेज आपको ईएमएफ का दिया है। आपने कहा मेरी वोल्टेज पीछे चली गई फाई से, मींस करंट आगे चला गया है फाई से, ये क्योंकि इसको तो चेंज नहीं कर सकता मैं, करंट का ही फेज बताऊंगा, ये तो फेज दिया हुआ मेरे को, तो करंट का फेज कितना होगा, पीछे मींस उतना आगे है, तो उसमें प्लस करना है मुझे, तो फिर वहां मुझे ये ध्यान रखनी पड़ेगा कि पीछे मींस आगे, यहां कोई ध्यान नहीं रखना आपने, आगे मींस आगे। अगर करंट दिया है कि करंट फ्लोइंग और ये वोल्टेज का फेज बताओ, तब ये डायग्राम प्रॉपर्ली काम करेगी, फिर मुझे वहां पे प्लस माइनस नहीं करना। चलें बेटा आगे। अभी मैंने क्या करता है आरसी, अब आरएल सर्किट की बात कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। लो जी, आरएल सर्किट, इनको भी फिर यूज करूंगा मैं, जो ऊपर बना रखे हैं मैंने। तो आरएल सर्किट में क्या होगा बच्चा जी मेरे पास, उनको भी देखते हैं। आरएल सर्किट, लो जी, मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया और एक इंडक्टर ले लिया, इसके क्रॉस एसी ईएमएफ अप्लाई कर दी। अब साइलन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मैं पहली इधर बात करता हूं, करंट वोल्टेज का फेज मुझे पता है, रेजिस्टेंस कहां होगा भाई आपको पता है, इन फेज होता है, और एल ओमेगा क्या बताया था भाई, कहां चला जाएगा देख लो, पीछे चला जाएगा रेजिस्टेंस वाइज। ये क्या होगा, एल ओमेगा, ठीक है बेटा जी, ये आपका नेट सर्किट आ जाएगा और ये एंगल फाई आ जाएगा। व्हाट विल बी नेट इंपेडेंस, अब तो थोड़ा सा शॉर्टकट लगा सकता हूं मैं, एल ओमेगा स्क्वायर। व्हाट विल बी टेंजेंट फाई, क्या होगा बच्चा जी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एल ओमेगा बाय आर। अब मैंने कहा, जब आपने कहा कि आफ्टर सम टाइम वो एक करंट ऑल्टरनेटिंग बन जाएगा, उसकी पीक वैल्यू मान लेते हैं आई नोट है, तो व्हाट इज वी एल ओ, दैट इज आई नॉट एल ओमेगा। व्हाट इज वी आर ओ, दैट इज आई नॉट आर है, ठीक है जी, यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। यहां पर अब डायग्राम में क्या बता रहा है, करंट आपका हाँ जी कहां आ गया है, पीछे चला गया है, करंट लैग्स बिहाइंड, या वोल्टेज आगे है, तो वोल्टेज आगे वाली बात अभी इधर करूंगा मैं, ये तो मैंने बना दिया सिंपल, इसका फेज पता है मुझे, करंट का फेज निकालना है। तो ये जो रेजिस्टेंस वाला फिगर है, ये आपको करंट, तो करंट पीछे चला गया आपका। अब मैंने कहा मान लो वो जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो एसी, इसमें से उसकी वैल्यू कितनी है, आई बराबर है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मुझे नहीं पता उसका फेज आगे पीछे, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन डायग्राम पता है, तो क्या होगा भाई, ये आपका वी आर ओ बन जाएगा, और ये आपका, तो थोड़ा डायग्राम नीचे बनाता हूं ताकि वो ऊपर वाली फिगर मेरे को डिस्टर्ब ना करे। ये मेरा क्या बन जाएगा बच्चा जी, वी आर ओ, और ये क्या बनेगा, ये लो, क्योंकि देख लो ये डायग्राम, वोल्टेज वाली डायग्राम ये रही। अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, ये नेट वोल्टेज आएगी मेरे पास, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है पीक वैल्यू, क्योंकि दोनों का नेट तो वही आएगा ना मेरा बेटा जी। तो ये एंगल क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा। तो व्हाट इज टेंजेंट फाई, सबसे पहले
क्या होगा, परपेंडिकुलर वी एल ओ बाई वी आर ओ मीन्स आई नॉट एल ओमेगा बाय आई नॉट आर। तो टेंजेंट फाई क्या बन गया बच्चा जी, एल ओमेगा बाय आर। एक काम तो हो गया, जो यहां के हिसाब से टेंजेंट फाई तो आ गया। व्हाट इज नेट वोल्टेज, अब साइलन नॉट बराबर है वी आर ओ स्क्वायर प्लस वी एल ओ स्क्वायर अंडर द रूट। व्हाट इज वी आर ओ, आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एल ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज अब साइलन नॉट बाई आई नॉट क्या बन जाएगा बच्चा जी, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्या होता है, इंपीडेंस होता है ये सर्किट का, नेट सर्किट का इंपीडेंस। यहां देख लो करंट पीछे है भाई या वोल्टेज आगे है भाई। अब मान लो मुझे ये दिया हुआ है और करंट का फेज बताना, और मैंने डायग्राम ये वाली यूज की है। मैं कह रहा हूं जी मेरी जो वोल्टेज है वो आगे रहती है अगर एलआर सर्किट, अगर मेरा ये कौन सा है, एलआर सर्किट है, तो मुझे फेज तो दिया हुआ है इसका ईएमएफ का, मेरी वोल्टेज आगे है, मींस करंट पीछे है ना, तो मुझे करंट के लिए माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायग्राम ये वाली है तो यहां सीधा करंट पीछे है, इसमें से माइनस कर दो, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा। रिजल्ट दोनों से, दोनों के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब न्यूमेरिकल से थोड़ा सा शायद चीजें और क्लियर हो जाएंगी, न्यूमेरिकल करने पे चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं और चीजों को और कंसेप्चुअली क्लियर करते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, एक आपके पास आरसी सर्किट है, ये आर है और ये इसके अंदर सी है। ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया हुआ है, जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू 20 साइन 10⁴t प्लस π/6 ये लगाया हुआ है जी मैंने। ठीक है, और जो ये रेजिस्टेंस है ये सपोज कर लो आपके पास 3 ओम्स का है और ये 25 माइक्रोफैरड का है। कहते हैं फाइंड नंबर 1 इंपीडेंस ऑफ सर्किट। इंपीडेंस ऑफ सर्किट मींस जेड निकालना है। नंबर 2, ठीक है जी, फाइव निकालना है, मींस फेज निकालना है, फेज ऑफ करंट निकालना है विद ईएमएफ जो अप्लाई किया आपने उसके साथ। ठीक है जी। नंबर 3 पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, मींस आई नॉट निकालना है भाई। और नंबर 4 इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मींस बड़ी सिंपल सी बात है, वो आपसे करंट जो फ्लो करेगा उसकी इक्वेशन पूछ रहा और क्या कह रहा है आपसे। ये 4 काम करने हैं भाई, आपने 4 काम करने हैं। सबसे पहले इंपीडेंस की बात कर रहा है। व्हाट इज इंपीडेंस, मेरे को फॉर्मूला तो याद है, क्या है भाई, आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा का स्क्वायर। फिर वो फेज की बात कर रहा है, टेंजेंट फाई की बात कर रहा है। ये तो दोनों तो चीजें, इनके बगैर तो क्वेश्चन होगा नहीं ना बेटा मेरा, इनके बगैर तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो मुझे 1/c ओमेगा चाहिए, देख लो दोनों के अंदर ही, इसमें भी चाहिए 1/c ओमेगा और इसमें भी। तो पहले 1/c ओमेगा अलग से निकाल लें, यहां निकाल लेते हैं 1/c ओमेगा। व्हाट इज 1/c ओमेगा इज इक्वल टू 1/c कितना भाई, 25 माइक्रोफैरड, तो 10⁻⁶ इनटू ओमेगा, ओमेगा कितना 10⁴। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये 10⁻² बचेंगे, ऊपर चला जाएगा 100 आ जाएगा, 100/25 4 ओम्स आ जाएगा। चेक कर लो भाई। अब इसको बना लेते हैं। व्हाट इज जेड, आर स्क्वायर, आर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25। सॉल्व करके 5 ओम आ गया बच्चा जी, चेक कर लो।
व्हाट इज टेंजेंट फाइव, कितना भाई ये 4 आ रहा है, 4/3। अगर आपको याद हो हम पढ़कर आए हैं साइन 53, सॉरी हाँ साइन 53 4/5 था और कॉस 3/5 था, तो दोनों को डिवाइड तो किया है, तो ये कितना बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ 53 डिग्री बन जाएगा। इट मींस जो फाई मेरे पास आ गया है वो 53 डिग्री आ गया बच्चों जी, 53 डिग्री आ गया, ठीक हो गया। फाई मुझे पता लग गया, इंपेडेंस पता लग गया। अब पीक वैल्यू ऑफ करंट वो क्या है भाई, पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकलेगी, हाँ जी, व्हाट इज करंट, आई क्या होता है, V/R होता है, तो व्हाट इज पीक वैल्यू, ऐसी निकलेगी बच्चा जी, और कैसे निकलेगी, पीक वोल्टेज बाय इफेक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं सारे की मैं, तो व्हाट इज दिस, क्या आ रहा है बेटा जी, देख लो 20 आ रहा है, बाय कितना है ये 5 आ रहा है, दैट इज 4 एम्पियर का पीक करंट फ्लो कर रहा है जी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट वो क्या है जी, ये नंबर 3 हो गया आपका। इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसको हम ऐसे ही लिखेंगे I0 साइन ऑफ। अब मुझे ये तो पता लगा, अब वेक्टर डायग्राम प्लॉट कर ले ताकि मुझे पता लग जाए करंट आ गया मेरा पीछे। वेक्टर डायग्राम मेरी ये कहती है, अभी यहां प्लॉट कर लेता हूं, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा 1/c ओमेगा है, यही तो आया था सारा कुछ, यही तो फाई और जेड था। करंट आगे लगेगा कितना, 53 के एंगल से आगे लगेगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ओमेगा टी क्या होता है, वो आपके ईएमएफ वाला फेज है। अब ये सारा आपका फेज गिवन था, इसके अंदर से एंगल प्लस माइनस होगा, तो क्या है भाई वो 10⁻40 प्लस, अब क्योंकि मेरे पास ये इसके मेरे के लिए रेडियन बनाना मुश्किल है तो डिग्री में है ये, तो व्हाट इज π/6, 180/6 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। आराम से बात करते हैं, कहां जा रहा है करंट, आगे जा रहा है प्लस 53 डिग्री, ये आपका टोटल बन गया। तो व्हाट इज आई, व्हाट इज पीक वैल्यू 4 एम्पियर, 4 साइन ऑफ 10⁻³ प्लस 83, ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बन गया। तो देखो जब मैंने निकाला तब मुझे फिगर की जरूरत नहीं, लेकिन जब मुझे उसका फेज बताने की बात आई, जब मुझे इंस्टेंटेनियस कर, तो मुझे वो प्रॉपरली फेज के हिसाब से लिखना है, तब मैंने अपनी ये डायग्राम बना ली। अब आप चाहते तो ये भी कर सकते थे कि भाई आपका ये VRO है और ये VCO है, अब आपको ये बताना है कि मेरा फेज पीछे है, मींस करंट आगे है, मेरा फेज यहां से, और आपको ये बताना है कि मेरा वोल्टेज पीछे है, भी करंट आगे है, कितना आगे है, इतना ही आगे है, ऐसे कर लो चाहे। लेकिन अगर आपको ईएमएफ दी हुई है और आपने करंट का फेज निकालना है, ये डायग्राम आपके को ड्रॉ करने में और जब फेज को बताने में प्लस माइनस में कोई गलती नहीं हो सकती आपसे। अगर मैं सिर्फ एक ही डायग्राम से काम करूंगा तो मुझे थोड़ा सा फिर वहां सोचना पड़ेगा कि भाई यहां मेरी ईएमएफ पीछे है, तो ईएमएफ तो ये थी, तो करंट मेरा आगे है, तो उसके फेज के लिए मुझे प्लस करना है। कहीं से कर लो काम को आप, कहीं से कर लो बच्चों, कोई डाउट हो आपको देख लो, कहीं से कर लो, कोई डाउट हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अब एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर लगा दी बेटा मैंने, ठीक है जी, अगेन सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये सपोज 0.3 हेनरी की है और ये 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और ये लगाई मैंने वही कर देते हैं टाइम साइन ऑफ 10t प्लस वही π/3 कर देते हैं, ये थोड़ी फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली मैंने। अगेन नंबर 1 इंपीडेंस बताओ सर्किट का, नंबर 2 फेज ऑफ सर्किट बताओ, फेज ऑफ करंट विद ईएमएफ बताओ,
पीक वैल्यू बताओ करंट की, पीक वैल्यू ऑफ करंट मींस आई नॉट बताना है, यहां फाई बताना है, यहां जेड बताना है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये काम आपने करना है भाई, ये बताना है, राइट। क्या बताया आपको कि भी नेचुरल ईएमएफ दिया हुआ तो अपने रेजिस्टेंस डायग्राम प्लॉट कर लो, ये आर बनेगा और ये एल ओमेगा बनेगा, ये जेड आ जाएगा और ये फाई आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? सबसे पहले एल ओमेगा चाहिए तो पहले एल ओमेगा ही निकाल दो। व्हाट इज एल ओमेगा? एल कितना है भाई? 0.3। ओमेगा कितना है भाई? 10। कितना सॉल्व करके आ गया? 3 आ गया भाई सॉल्व करके, ये 10 ही है ना, ओमेगा 10 है, 3 आ गया सॉल्व करके, ठीक है। कोई डाउट हो बच्चा जी? थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, इसको भी 6.6 मान लो बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, इसको 6 मान लिया, ये 6 आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? एल ओमेगा, एल 0.6 है और ओमेगा मुझे 10 दिया उसने, क्योंकि देखो ये ओमेगा होता है, ये तो फर्दर एंगल होता है, राइट। अब 1 by 1 इंपेडेंस ऑफ सर्किट, जेड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। क्या होगा भाई? यहां से भी चेक कर लो, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सॉल्व करके 6√2 आ गया भाई। कोई डाउट हो? 6√2, ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट, फेज टेंजेंट फाई क्या होता है भाई? एल ओमेगा बाय आर, चेक कर लो यहां से भी, एल ओमेगा बाय आर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वही 6/6 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो फाई कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू π/4 आ गया। कोई डाउट हो? पीक करंट क्या होगा भाई? वो व्हाट इज आई? V नॉट बाय आर होता है, एप्सिलॉन नॉट बाय जेड। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? 20/6√2, ठीक है जी। ऊपर ये इसका मतलब 10 × 2 नहीं है, इसका मतलब है 10 × 2 डिवाइडेड बाय 6√2 मीन्स 10/6√2 और 5√2/3। मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करना चाहता, इतने एम्पियर का मेरा पीक करंट आ गया। नहीं तो ऐसे भी कर सकता था इसको कि ये 7/3, चलो इसका सॉल्व कर देता हूं मैं, तो 5 × 1.414 डिवाइडेड बाय 3, ये बन जाएगा 7.07 डिवाइडेड बाय 3, चेक कर लो, ये बनेगा 7.07। उसके बाद 3 2 6, 1 बैलेंस, 3 3 9, 1, तो 2.36 एम्पियर का मेरे पास पीक करंट आ गया। आप चाहो तो इसको वैसे भी लिख सकते थे, वैसे ही लिख, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये नंबर 3 हो गया भाई आपका। नंबर 4 यहां करते हैं। नंबर 4, I बराबर है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और मैंने क्या कहा? मेरा करंट पीछे जाएगा, इस शेप में लिखना है, इसके हिसाब से लिखना है इसको। अब इसके हिसाब से लिखना है तो यही लिखते हैं, चलो। I बराबर है, व्हाट इज पीक वैल्यू? 2.36। मैंने क्या बताया? ये क्या होता है? ये पूरा फेज होता है, दैट इज 10t प्लस π/3 माइनस π/4, ठीक है जी। सॉरी, साइन लिखना भूल गया मैं, यहां पर साइन लिखना भूल गया मैं। साइन ऑफ 10t प्लस, ये तो मुझे दिया हुआ है, इससे माइनस π/4 होगा। अब π/3 क्या होता है बेटा जी? 60 डिग्री। π/4 क्या होता है? 45 डिग्री। तो बचेगा कितना? 15 डिग्री। तो क्या बन जाएगा? वो π/12 बन जाएगा। तो यहां ये सॉल्व करके आ जाएगा 2.36 साइन ऑफ 10t, हाँ जी, π/3 60 है, ये 45 है, माइनस करोगे 15 डिग्री तो π/12। ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी। ये तो मैंने करी है रेजिस्टेंस डायग्राम से। आप चाहो तो इसको वोल्टेज डायग्राम से भी कर सकते थे। ये VRO है, ये आपकी VLO है, फिर आप कहते भी ये बनेगा मेरा एंगल फाई,
मींस मेरी वोल्टेज आगे है करंट से, तो जब मैं करंट का लिखूंगा तो मुझे वोल्टेज वाले में से माइनस करना है। वही तो किया मैंने काम। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? चले आगे। एक और देखो, अभी तो मैंने क्या है, वोल्टेज दी है, करंट निकलवा रहा हूं मैं आपसे। अब एक करते हैं, करंट दिया हुआ, वोल्टेज निकालनी है, ताकि वो जो मैं बार बार कह रहा हूं उसको भी यूज करके देखते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। अगेन एक आपके पास, इसको इधर ही बनाते हैं थोड़ा साइड पे, ताकि उधर स्पेस बच जाए। एक आरएल सर्किट है, ठीक है। सपोज इसको मान लेते हैं 0.3, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये 3 ओहम है, ये 3 हेनरी है। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है 10 इंस्टेंट, वो मुझे दिया आज I नॉट 10 है, साइन ऑफ ओमेगा, ये भी 10t है, प्लस π/4। ये वाला करंट फ्लो कर रहा है एट एनी इंस्टेंट। आज ये वाला करंट फ्लो कर रहा है। मुझे नंबर 1 अगेन जेड निकालना है सर्किट का। नंबर 2 फेज बताना है, वोल्टेज का बताना पड़ेगा मुझे अब। नंबर 3 पीक वोल्टेज बतानी है एप्सिलॉन नॉट। और नंबर 4 इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बतानी है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मींस मुझे वोल्टेज की इक्वेशन भी लिखनी है। सारे काम करने हैं भाई आज फिर। लेकिन आज करंट दिया हुआ है। अब फिर मैंने कहा आपकी मर्जी है, चाहे रेजिस्टेंस से करो। जब रेजिस्टेंस से करोगे तो वही ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फेज कब होता है, जब मुझे वोल्टेज दी होती है। तो आज क्या करते हैं, ये क्या होगा भाई आपका VRO होगा और ये VLO होगा। ये तो मैं पढ़ कर आया हूं पीछे भी, यही तो काम कर रहा हूं सारा अभी तक मैं, क्योंकि मुझे करंट का फेज दिया है, वोल्टेज का फेज निकालना है। तो अगर मैं यहां से बात करूंगा तो ये, अगर मैं रेजिस्टेंस वाली बात करूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस के अंदर R ये था और L ओमेगा ये था। फिर मैं कहता था मेरा करंट भाई पीछे है, तो आज मुझे करंट दिया हुआ है मींस वोल्टेज आगे है। तो आज मैं ये वाली फिगर यूज करूंगा, मतलब कंफर्टेबल यहां रहूंगा मैं आज। और अगर आपको चाहो तो एक ही फिगर सारे न्यूमेरिकल में यूज करो, और रेजिस्टेंस वाली उससे भी काम, आप जैसे आपका दिल करता है वैसे आप काम कर सकते हो। ठीक है, लो जी, व्हाट इज इंपेडेंस? तो वही रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा का होल स्क्वायर, दैट इज इंपेडेंस ऑफ सर्किट। अगर टेंजेंट फाई निकालना है दैट विल बी एल ओमेगा बाय, तो आपको सबसे पहले एल ओमेगा चाहिए, तो पहले एल ओमेगा निकाल दो। एल ओमेगा, एल कितना है भाई? 0.3 इंटू 10 बराबर है 3 आ गया। ठीक है जी, लो सबसे पहले इंपेडेंस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सॉल्व करके आ जाएगा 3√2। कोई डाउट हो? नेक्स्ट टेंजेंट फाई क्या बनेगा भाई? 3/3 इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इज फाई? π/4। ठीक हो गया जी, फाई π/4। उसके बाद ये भी आ गया बच्चा जी, क्या बताया है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? क्या होती है भाई? व्हाट इज आई? V/R, तो व्हाट इज V? IR। बस यही ध्यान रखना है, I नॉट इंटू जेड। व्हाट इज I नॉट? कितने भाई? 10 है। Z कितना है आपका? 3√2, तो ये 30√2 या 42.42 वोल्ट आ जाएगी आपकी ईएमएफ। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? E बराबर है E नॉट। इस सारे को क्या बोलते हैं? ये ओमेगा टी है, इसके हिसाब से फेज आ रहा है सारा, तो क्या है जी? ये साइन ऑफ 10t प्लस π/4। अब इसमें मुझे वोल्टेज कहां है मेरी? आगे जा रही है भाई, प्लस π/4। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन कितना है भाई? ये 42.42 साइन ऑफ 10t प्लस π/2 आ जाएगा। सॉल्व करके चेक कर लो भाई। अगर मैं इसके हिसाब से बनाता फिर मैं कहता भाई ये है मेरा, अगर मैं जो डायग्राम एक ही यूज करनी है कि भाई मेरा करंट पीछे जाएगा मींस वोल्टेज आगे होगी, क्योंकि करंट का फेज दिया है मुझे आज, वोल्टेज आगे होगी, वोल्टेज आगे होगी।
चेक कर लो बच्चों उसके अंदर भी आप, कोई डाउट हो आपको, कोई डाउट हो बच्चा जी। तो मैंने पहले क्वेश्चन एक आरएल का एक आरसी का ईएमएफ दी हुई है, करंट का फेज बताना था, इसमें मुझे करंट दिया गया तो उसको कैसे टैकल करना है आपने, तो आज आपको ये वाला करंट दिया हुआ, इसका फेज बताना था आपने। तो आप चाहो तो एक ही स्टैंडर्ड डायग्राम यूज करो, वैसे ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो कि भी मुझे ये आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं अगर ये भी यूज कर सकता हूं, ये भी मुझे अपना प्लस माइनस करना आता है, नो इट मेक नो डिफरेंस। मैंने आपको इसलिए दोनों क्वेश्चंस के अंदर हर चीज करके दिखाई है, इससे भी करके दिखाया, उससे भी करके दिखाया, कि ये मेरा बताता है करंट का फेज, ये करंट मेरा पीछे है, तो अगर वोल्टेज दी हुई है तो करंट पीछे है, अगर करंट दिया तो वोल्टेज आगे चली जाएगी। ये मुझे बताता है वोल्टेज का फेज, तो अगर मुझे करंट दिया हुआ तो वोल्टेज आगे है, और अगर मुझे वोल्टेज दी हुई थी तो वोल्टेज आगे मींस करंट पीछे है। बस आई हैव टू बी क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा जी, वो कहता है, अब उसने मुझे कोई फिगर नहीं दी, कहता है कि मेरे पास एक तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms इज कनेक्टेड विद, कनेक्टेड इन सीरीज कर दो, ohms इन सीरीज विद इंडक्टर ऑफ 0.0314 हेनरी, ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। ठीक है जी। कहते हैं मुझे क्या क्या बताओ भाई। नंबर 1 इंपीडेंस ऑफ सर्किट, नंबर 2, ठीक है जी, पीक करंट भी बताओ जी, कहता मुझे पीक करंट भी बताओ, और फेज भी बताओ करंट का कितना है, फेज ऑफ करंट, क्यों करंट आगे है पीछे है विद ईएमएफ। अब यहां सर्किट नहीं दिया, लेकिन मैं सर्किट बनाऊंगा तो मुझे आसानी रहेगी। मैंने सर्किट बनाया, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और ये सोर्स है, लेकिन सोर्स की आज रिप्रेजेंटेशन ये वाली है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये 10 ohms का है, ये 0.0314 हेनरी है, ये वाली है। कौन सी आफत आ गई है, चीज तो वही है सारी। तो व्हाट इज इंपीडेंस सबसे पहले, अब मुझे एल ओमेगा चाहिए, सबसे पहले एल ओमेगा निकाल लो। व्हाट इज एल ओमेगा, एल कितना है भाई 0.0314, ओमेगा नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी दी है, इंटू 2 पाई न्यू, वो तो मुझे पता ही है 2 पाई न्यू, ठीक है जी। 0.0314 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 100, ठीक हो गया बच्चा जी। अगर मैं इस 100 को इसके साथ अटैच कर दूं, ये 3.14 बन जाएगा, तो 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको रफली 10 लेके चलते हैं, सॉरी 50 है फ्रीक्वेंसी, सॉरी 50, ये और ये मिला के 100 बन जाएंगे, और इसको यहां एडजस्ट कर दिया। ये 2 स्टेप करता हूं, रुको लो जी, ऐसे करता हूं मैं इसको 0.0314 इंटू 100 इंटू 3, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया भाई। अब इन दोनों को इकट्ठा किया तो 3.14 बनेगा, 3.14 इंटू 3 रफली 10 होता है, ये हम पढ़ कर आए हैं, मतलब ऐसी तो मैथ्स है 10। लो जी, तो मेरे पास एल ओमेगा भी 10 है, तो व्हाट इज, सबसे पहले क्या था इंपीडेंस ऑफ सर्किट, जेड क्या होगा भाई आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा का होल स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर द रूट, सॉल्व करके आ जाएगा 10√2। पीक करंट आई नॉट, पीक करंट, तो व्हाट इज दिस, ये भाई जेड होगा। अब ये कौन सी होती है हमारी आरएमएस वैल्यू, इट इज नॉट पीक वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू होती है।
तो व्हाट इज योर पीक वैल्यू, क्या हो जाएगी पीक वैल्यू? RMS मींस 220 इंटू √2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय जेड कितना आ रहा है? 10√2 आ रहा है भाई। कोई डाउट हो आपको? देख लो व्हाट इज RMS वैल्यू, चाहे वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो, तो IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2। तो व्हाट इज द पीक वैल्यू आइदर ऑफ EMF और ऑफ वोल्टेज, एक ही बात है। तो IRMS इंटू √2 मीन्स 22 एम्पियर का पीक करंट फ्लो करेगा। फेज की बात भी करनी है मुझे, फेज ऑफ सर्किट करंट भी बताना है मुझे। नंबर 2 हो गया बेटा जी। नंबर 3 कहां करें इसको ऊपर कर लेते हैं। फेज, व्हाट इज टेंजेंट फाई, क्या होगा भाई? L ओमेगा बाय R होगा। वो तो रूल तो स्टैंडर्ड रहेगा ना बच्चा जी, रूल नहीं चेंज होगा। तो व्हाट इज फाई? 45 डिग्री मींस पाई बाई 4 डिग्री। उसके बाद फेज आ गया, करंट का पीक भी होगा, फेज सब कुछ हो गया। अगर वो मुझे ये कह दे कि इंस्टेंटेनियस करंट बताओ, तो मुझे उसके लिए इक्वेशन ये लिखनी पड़ेगी, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 5। मुझे पता नहीं है अभी, अब मुझे पहले सब कुछ बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या दिया? EMF दी हुई है, तो मैं बेटर के रेजिस्टेंस डायग्राम बना लूं। ये L ओमेगा होता है बच्चा जी, ये मैं पढ़कर आया हूं। मेरा करंट कहां लाई करेगा? पीछे लाई करेगा। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? I बराबर है I0 कितना आ रहा है भाई? 22। अब मुझे ये दिया नहीं था, तो फिर मैं इन जनरल तो यही मान के चलते हैं, पीछे जा रहा है कितने से? ये कितना एंगल आया मेरे पास, एंगल 5 45 माइनस पाई बाई 4। जब उसने मुझे ना दिया हो तो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन फिर यही है, किसकी? EMF की। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके हिसाब से करंट मेरा आगे पीछे होना था, मुझे पता नहीं है। फिर मैंने चेक कर लिया, करंट मेरा पीछे जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? कुछ क्वेश्चन में ये भी कह देगा कि इट वेरीज एज, ये है लेकिन वेरीज एज E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। कुछ क्वेश्चन में ये भी कहता है ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वेरिंग एज दिस। अब वो ये बता रहा है कि ऐसे वेरी कर रहा है, फाइंड सब कुछ। तो फिर मैं ये बातें भी कर सकता हूं। अगर मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, अगर ये वेरिएशन नहीं दे रहा तो मैं यहीं तक मैं चीजें सॉल्व कर सकता हूं। अगर वो मुझे वेरिएशन बता रहा है कि ये सोर्स की है, तो लिखा हुआ तो ये है लेकिन वेरी ऐसे करता है ये, तब मैं इंस्टेंटेनियस करंट भी बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अगर इंस्टेंटेनियस करंट, तो सबसे पहले मुझे ये ओमेगा टी चाहिए होता है, उसका इनिशियल ओमेगा टी मींस उस करंट और वोल्टेज का मुझे इनिशियल फेज चाहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन पीछे किया था, पहले 3 क्वेश्चन जो किए थे उनमें 10t प्लस समथिंग था, तो इनिशियल फेज था वो, उसी के हिसाब से बताऊंगा मेरा करंट आगे पीछे। तो अगर उसने ये लिख दिया है कि दिस सोर्स वेरीज एज दिस, अब आप इंस्टेंटेनियस करंट भी और अगर ये बना सकते हो। अगर ये नहीं देता तब ये काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं इनिशियल फेज कहां है, जिसके हिसाब से मैं ये बताऊं मेरा करंट इतने एंगल से पीछे चला गया, वो तो मुझे पता ही नहीं। कोई डाउट हो तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैल्यू ऐसे देगा आपको, वो वेरिएशन बता नहीं रहा, तब मैंने यहां तक काम करना है। अब उसने वेरिएशन बता दी तो मैं ये पार्ट भी कर सकता हूं। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब थोड़ा सा और अप्लाई कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब थोड़ा सा और इसको अप्लाई करते हैं। एक बल्ब है मेरे पास, बल्ब जिसमें लिखा हुआ है 50 वॉट 100 वोल्ट। ये बल्ब बाजार से लाया और मुझे इसको यूज करना है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी के ऊपर। हाँ जी, कहता है कितना कैपेसिटर लगाऊं कि ये सेफली रन हो जाए मेरा बल्ब। कितना कैपेसिटर लगाऊं इसके सीरीज में कि मेरा बल्ब आराम से है, तो ये वाला बल्ब इसके, क्योंकि 200 वोल्ट तो बहुत ज्यादा है 100 से, नहीं तो बल्ब फूक जाएगा मेरा, काम कर सके। जो बल्ब मैं लेकर आया उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्या होता है भाई वो? व्हाट इज पावर V² बाय R, व्हाट इज R V² बाय, ठीक है जी।
तो वो 100, पहले बल्ब की बात कर लेते हैं ना, 100/50, 200 ओम का उसका रेजिस्टेंस है। पहले इसकी तो बात नहीं कर रहा मैं, कितना करंट फ्लो कर सकता है उसके अंदर, I इज इक्वल टू V/R। V कितना बच्चा जी, 100 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय 200, ठीक है ना, चेक कर लो। तो भाई मेरा जो बल्ब दिया हुआ है उसका तो ये सब कुछ है, उसमें से सिर्फ 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है। और अगर मैं 200 वोल्ट के क्रॉस लगाऊंगा तो करंट तो 200/1 एम्पियर हो जाएगा, तो बल्ब तो फूक जाएगा मेरा। अब मुझे बचाना है इस बल्ब को, अब बचाना है। इस बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस है भाई, दिस इज माय बल्ब हैविंग रेजिस्टेंस लाइक, इसके क्रॉस मुझे कैपेसिटर लगाना है। सोर्स क्या है मेरा, ये सोर्स है भाई 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का। मैं चाहता हूं करंट मेरा 0.5 एम्पियर का फ्लो करे, बस ये चाहता हूं। और क्या मेरी जॉब, यही तो चाह रहा हूं मैं। देख लो, अब यहां जो छोटी छोटी बातें ध्यान देनी पड़ेंगी मुझे, अभी आराम आराम से बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका इंपेडेंस कितना है सर्किट का, जेड कितना है भाई, R² प्लस XC²। पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज जेड, हाँ जी, व्हाट इज जेड, जेड जेड एक्सी, तो तब जब जेड पता होगा तभी तो एक्सी निकालूंगा मैं। अब छोटी सी बात यहां करते हैं, ये करंट मैं चाहता हूं इतना करंट फ्लो करे। अब ये ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की इक्वेशन है, जो ये वैल्यू दी है उसने, ये कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू, ये मुझे पता है, दिस इज योर ERMS। ये जो निकाली थी डीसी वाली, ये भी आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। तो व्हाट इज माय जेड, सबसे पहले जेड वहां से निकालना पड़ेगा। व्हाट इज जेड, क्या होता है, V/R, तो ERMS बाय IRMS। व्हाट इज, अब ये है 200 रूट, सॉरी ये आरएमएस वैल्यू दी हुई है, डिवाइडेड बाय IRMS, कितना आया था 0.5। सॉल्व करके क्या बन जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा ये, तो कितना बन जाएगा, 400 ओम्स बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो, सबसे पहले ये जो डीसी करंट आता है वो मेरा, मैंने एसी में क्या कहा था कि भाई ये वेरी कर रहा है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू, अगर आपको याद हो मैंने ग्राफली प्लॉट किए थे कि ये डीसी के बराबर है इतने, याद हो जब मैंने VRMS और आई एवरेज की बात की थी, आरएमएस और एवरेज वैल्यू की बात की थी, उनके ग्राफ फिर मैंने जाके बताया था कि ये पीक वैल्यू का √2 टाइम्स है, या पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करते तो आरएमएस भी वो डीसी वैल्यू आ जाती थी बेसिकली। तो ये करंट की डीसी वैल्यू है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब यहां जो करंट फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू I नोट होता है, तो व्हाट इज I नोट, पीक वैल्यू होती है, और √0.5 √2 के बाद फेज आएगा, ये वैल्यू है पीक वैल्यू। व्हाट इज आरएमएस, पीक डिवाइडेड बाय √2। तो ये जो मैंने यहां निकाली है सबसे पहले, ये मेरी IRMS है, ये IDC लिख दो इसको वर्ड। तो मुझे इसके हिसाब से ये मुझे आरएमएस दी हुई है, तो मैं इतना इंपेडेंस सर्किट का चाहता हूं। इसमें कोई डाउट हो बच्चों, इतने पॉइंट में कोई डाउट हो आपको, सबसे पहली बात मैंने कहा ये बल्ब दिया हुआ है, इस पे रन करना चाहता हूं। पहले बल्ब की बात की, बल्ब में इतना करंट है, तो जो बल्ब में करंट पास कर रहा है वो डीसी करंट है। वो डीसी करंट क्या होता है, आरएमएस वैल्यू। फिर मैंने कहा ये भी मुझे आरएमएस, तो इतना मुझे सर्किट का इंपेडेंस चाहिए। अब बात करते हैं जी, इधर अब आ जाते हैं, लो जी इनको सबको एक्स्ट्रा को रब कर लेते हैं। तो व्हाट इज जेड, क्या है भाई, R² प्लस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर कितना है, मुझे 400 चाहिए भी, तो 400 का स्क्वायर। R कितना है बच्चा जी, 200 का स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा का स्क्वायर। यहां से 1/c ओमेगा का स्क्वायर बराबर है 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 2, ये 12 इंटू 10⁴ आ जाएगा, और 1/c ओमेगा कितना आ जाएगा, √12 इंटू 10⁵ ओम्स आ जाएगा। मुझसे तो वो कैपेसिटर पूछ रहा है, ओमेगा दिया हुआ है उसने, तो कहां करें, यहां कर ले सॉल्व। लो इधर आ जाते हैं। तो व्हाट इज सी ओमेगा, दैट इज 1/,
√12 into 100, तो व्हाट इज C? 1/√12 into 100 into 2 into पाई into न्यू कितनी है? 50 है, 100, और एक 10⁻², था ना, तो मैंने उसको 12 into 100 कर लिया, ठीक है, राइट। चेक कर लो बच्चा जी, ये 10⁻4 बन जाएंगे, 2 मिला के 10⁻4 माइनस के ऊपर चले गए, नीचे रह गया रूट के अंदर 12 और पाई रह गया, ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। C 1/C ओमेगा सारा नीचे चला गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इसको रब कर ले थोड़ा सा, या चलो इसको उठा के यहां ले आओ, तो व्हाट इज C? ऊपर एक 100 बना लेता हूं, तो 10⁻⁻6 बन जाएंगे, तो ऊपर मैंने एक 100 बना लिया, बाई 12 के अंदर क्या कर दिया मैंने? 2√3 कर दिया बच्चा जी, इंटू 3.14 कर दिया, और ये माइक्रो 100 आ गया, तो 10⁻⁻6 बन जाएंगे, क्योंकि 4 थे पहले, -6 बन जाएंगे, तो माइक्रो बन गई है, माइक्रो फैरेड। अच्छा जी, ये 50 ये आ गया, 50 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3.14, ये रफली 1.732 आएगा, और ये 3.1, तो 5 से ऊपर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 9.2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्वेश्चन द्वारा सुनो, कहता है ये एक बल्ब है, उस पे ये लिखा है यहां ऑपरेट करना है। मैंने कहा जी पहले बल्ब देखो, बल्ब में इतना करंट फ्लो करता है, डीसी करंट। अब यहां लगाया, ये मुझे आरएमएस वैल्यू है, कितना आरएमएस करंट चाहता हूं मैं? 0.5, तो यहां से इंपेडेंस निकाला मैंने, इंपेडेंस को यहां पुट किया, यहां से 1/C ओमेगा निकाला, वहां से मैंने C निकाला। कोई डाउट हो बच्चों? तो आज मैंने आपके आरसी और एलआर सर्किट किए हैं, एसी यू कैन से ईएमएफ के अक्रॉस, और आपको ये मैंने कोशिश किया बताने की कि अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर वेव फॉर्म की दी हुई है इक्वेशन तो कैसे सॉल्व करना है, अगर वेव फॉर्म की नहीं है तो इन वैल्यूज का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।